हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहो, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे वो यूपीपी का हो, मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे एनटीपीसी ना, बैंकिंग, ये हर क्षेत्र में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समय ज़्यादा मतलब कि ना लेते हुए मैं आता हूं अपने बिंदु पर। ओके, जैसा कि आप देख ही रहे हो, मैंने लिख रखा है मौलिक अधिकार, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझाते चलते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि लिखा है, संविधान के भाग 3 में वर्णित सामान्य दशा में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और इनकी सुरक्षा का जो है मतलब कि प्रहरी वो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है ना। संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं आपके ये मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामान्य दशा में जब सिचुएशन एकदम मतलब कि जैसे आम जनजीवन जब होता है तो उस दौरान जो है इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। वैसे आपातकाल के दौरान इनको सीमित किया जा सकता है ना, अन्य दिनों में नहीं। और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। ओके, उसके बाद है उद्भव एवं विकास। ये जान लेना बेहद जरूरी होता है कि इसका उद्भव कैसे हुआ मौलिक अधिकारों का और इनका जो है विकास कैसे हुआ, है ना। जैसे संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को ध्यान रख लेना है आप लोग को, क्या कहते हैं? मतलब कि मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र, है ना। ये हो गया। अब मैग्ना कार्टा के द्वारा ही अंग्रेजों ने, ये स्टार्टिंग ही कैसे शुरुआत हुआ इसका, मैग्ना कार्टा के द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी ना। तो सबसे पहले जो इसका उल्लेख मिलता है वो 1215 में मिलता है, किसका? फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। यह अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है ना। यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं पूरे मतलब कि वर्ल्ड के जो मौलिक जो अधिकार हैं उनका जो उद्भव हुआ है वो कैसे हुआ है? सबसे पहले 1215 में हुआ था, कह सकते हो, इंग्लैंड में। उसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार आया है, मांगे बढ़ती चली गई है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यह अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लिखित मतलब कि दस्तावेज है ये, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है? 1215 में तो हो गया है। उसके बाद है 1689 में बिल ऑफ राइट्स, है ना। उसके बाद नामक दस्तावेज भी सभी अधिकारों स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया। यानी कि 1689 में बिल ऑफ राइट्स, याद कर लेना है, दस्तावेज में सभी अधिकारों को स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया था। अच्छा, सबसे और उसके बाद फ्रांस की क्रांति ने, जो कि 1789 में हुई थी लुई 16 के समय में, उसने तो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, कह सकते हो आधुनिक समय में। आधुनिक समय में इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, ये नहीं भूलना है आपको, कि अधिकारों की जो उत्पत्ति हुई, मतलब कि जो एक्शन में, है ना, मतलब कि तत्काल प्रभाव से जो अधिकारों की घोषणा हुई और उनको लागू किया गया, वो कब लागू किया गया? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। हाँ, फ्रांस में सन 1789 में, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, फ्रांसीसी क्रांति देख सकते हो आप लोग। 1789 में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक प्रलेख में घोषणा की गई। पृथक प्रलेख यानी कि अलग से एक दस्तावेज बनाया गया और उसमें लिखा गया और डिक्लेयर किया गया, डिक्लेरेशन हुआ, है ना, घोषणा की गई, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है ना। कैसे? मतलब जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, ये लिख लेना है आप लोग को कि घोषणा सबसे पहले किस देश से की? वो है फ्रांस, क्रांति के दौरान, लुई 16 के समय में। तो इतना आप लोग को याद कर लेना है। 3 डेट्स हैं
1215 है ना, 1215, 1689 एंड 1789 में। ये डेट्स आपको याद कर लेनी है, आपका आंसर और उतना अच्छा हो जाएगा। और जीएस है, जीएस कहीं से भी पूछा जा सकता है। कभी भी सीमित जीएस पढ़ने की कोशिश ना करें, बड़े से बड़ा पढ़ने को मतलब कोशिश करें, विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करें। ये छोटी मोटी किताबें पढ़ करके आप अपना जीएस अच्छा नहीं कर सकते हो तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा ना। तो ये सब याद करना। उसके बाद फ्रांस क्रांति बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद आते हैं अपने देश में इन्हीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माने ये जो लिखा है ना, 1215, उसके बाद जो है 1689, फिर 1789, इन्हीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रेरणा लेकर, मोटिवेट होकर के हमारे जो संविधान निर्माता थे भारत के, उन लोगों ने मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब कौन कौन से अधिकार हैं ये जान लेना भी बहुत जरूरी है ना। अधिकार एक्सक्यूज मी या राइट्स। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक हटाया गया है तो बचते हैं 6। हटाया कौन सा क्या है? संपत्ति के अधिकार को ना, जो कि जमींदारी एक्ट के तहत हटाया गया था, क्योंकि जब हमारे देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जा रहा था तो उसी संपत्ति के अधिकार के ही आधार पर उन जमींदारों ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर दिया था ना। तो उसी चीज से मुक्ति पाने के लिए गवर्नमेंट ने ही कानून बदल दिया और इस अधिकार को ही रफा दफा कर दिया। बचते हैं 6। ओके, तो आते हैं 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में ये लिख लेना है, 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिए जाने से वर्तमान में इनकी संख्या मात्र 6 है। ओके, याद क्या करना है? 1978 में 44th संशोधन के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना। तो ये तो याद कर लोगे, अब लिख लेना है, लिखना जरूर है, बिना लिखे ना। उसके बाद ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। एक्चुअल में 14 से माना जाता है, लेकिन 12 से मतलब कि 35 तक में है, शुरुआत होती है, क्योंकि जो 12वां है उसी में खुद लिखा हुआ है। जो 12वां है मतलब कि उसमें राज्य के बारे में बताया गया है ना, और राज्य में नागरिक रहते हैं ना। तो एक्चुअल में 12 से 35 तक में है, वर्णित है, लेकिन सही देखा जाए तो 14 से मतलब कि शुरू होता है, 14 से मतलब कि 15 तक। ओके, आते हैं इसके बाद, ये हो गया। ओके, उसका लिखा है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के संविधान से इसको जो है लिया गया है ना। कहा मतलब कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है तो क्या बताओगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब आपको बताना है मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। ये आज का मेरा क्वेश्चन होगा। उसके बाद है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। ये सब मैंने जो है इसमें लिख रखा है, आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 14 से 18 तक में समता या समानता का अधिकार है। इसमें क्या क्या है? कानून के समक्ष समानता दिया गया है। कानून के समक्ष समानता जो अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तभी तो समानता आएगी हमारे देश में, है ना। ओके, तो एक तो ये हुआ। फिर है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता और आरक्षण भी दिया जा सकता है। सरकारी सेवाओं में, है ना, अगर कोई नौकरी करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो उसको भी समानता के आधार पर ही उसके साथ बर्ताव होगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, है ना। योग्यता देखी जाएगी। उसके बाद जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद अधिनियम 1955 द्वारा, है ना। 14, 14, 15, 16 एंड 17। तो आपको याद क्या करना है? अनुच्छेद 17 में ये अस्पृश्यता का अंत किया गया है। हो गया, तो एक तो ये हुआ। उसके बाद ब्रिटिश उपाधियों का अंत, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो वो उन लोगों ने भारतीयों को बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी, जैसे राय बहादुर, सर। ओके, तो इस प्रकार की उपाधियां वो देते थे, तो उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन जैसे सेना में मिलता है ना, वो पद बरकरार रखे गए हैं जो सेना के लिए होते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता का मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1922 तक में है।
ये जरूर भूलना नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक में है। इसमें बोलने, यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी आ जा सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, है ना। लेकिन व्यवसाय ऐसा भी ना हो कि वो समाज के खिलाफ हो, नहीं करना है ना। फिर दूसरा क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है ये वाला अधिकार। फिर है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि तुम अपने शरीर की सुरक्षा करने का आपको अपना अधिकार है। कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए फिर न्यायालय है ही है। ओके। फिर है शिक्षा का, मतलब शिक्षा का अधिकार। फिर है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी या विरोध से संरक्षण, मतलब कि बचा जा सकता है और वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने पक्ष में दलील दे सकते हैं या कोई भी बात रख सकते हैं जो आपको अपराधी होने से बचा सके, है ना। उसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद जरूर याद करना है, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है आसानी से, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। आप किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसके साथ जो है उसका शोषण नहीं कर सकते हो। अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसकी एवज में उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए, उसके साथ बेगारी नहीं करवाई जा सकती है ना। मानव श्रम बाल श्रम का प्रतिषेध करता है ये। कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप लगा रहे हो किसी भी काम धंधे में तो वो इलीगल माना जाता है ना। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक में, है ना। अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। और इसके बाद जो मतलब कि पहला पॉइंट क्या है इसका, वो है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट के अंतर्गत, किसी को परेशान करके नहीं कि नहीं हम ही हम हैं, है ना, हमारे धर्म को आप मतलब कि स्वीकार करो, जबरदस्ती नहीं है। अपना खुद कर रहे हो तो सेल्फ मोटिवेट रहो और अपना करो, किसी को परेशान ना करो या किसी को लालच दे करके धर्म मतलब कि स्वीकार करने के लिए बाध्य ना करो, तो वो गलत माना जाएगा ना। फिर दूसरा पॉइंट है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन आयोजन की स्वतंत्रता, है ना। आप कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वो गलत ना हो, गलत मैसेज ना जाए समाज में। और विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, ये भी अधिकार है। फिर शिक्षा संस्थानों में धार्मिक कार्यों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। किसी भी शिक्षण कार्य में अगर कोई धार्मिक कार्य चल रहा है तो आप वहां पर उपस्थित हो सकते हो, ये भी आपको अधिकार देता है ये। ओके। फिर है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक में है ना। अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। क्या क्या है इसमें ये जान लेते हैं। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार। किसी भी वर्ग को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपनी संस्कृति कल्चर को बचाने का, सुरक्षित रखने का, भाषा, है ना, अपनी लिपि को बचाए रखने का पूरा अधिकार देता है ये। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू को छोड़ करके जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी ये संरक्षण प्रदान करता है ना। कौन सा, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, आर्टिकल 29 एंड 30। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जैसे जो बाकी के जो 5 अधिकार हैं उनको कहा गया है ये उनकी आत्मा है। इस संवैधानिक उपचारों के बिना तो आपके बाकी के मौलिक अधिकार बेकार हैं। ये उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो, और उसके लिए जगह क्या है, न्यायालय है। अंबेडकर जी ने इन अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जरूर लिखो, है ना। संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है कि संज्ञा प्रदान की। इस अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार के मतलब की प्रावधान हैं, 5 प्रकार के, जिनको रिट कहते हैं, भूलना नहीं है, जिनको रिट कहते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या कोई व्यक्ति है वो अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है तो ये न्यायालय आदेश देता है कि एक तय समय सीमा के अंदर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, तभी माना जाएगा सही ना। तो इसके लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी आदेश जारी करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय, जहां पर केस पहुंचता है। ये हो गया ना। उसके बाद परमादेश क्या है, यानी कि परम आदेश क्या है ना,
परम आदेश है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी है ना अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर, जैसा कि बहुत लोग होते हैं सरकारी कर्मचारी, वो अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो वो उनको आदेशित करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। और किसी का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, उस दौरान परमादेश जारी होता है। ध्यान रखना है, परमादेश जब आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो कोई सरकारी कर्मचारी और किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए, ठीक है। फिर है निषेधाज्ञा, निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मुकदमे की सुनवाई करने से रोकने के लिए ऊपरी अदालतों द्वारा जारी आज्ञा। कोई अदालत है वो फैसला कर रही है लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है, तो उसके लिए जो उच्च न्यायालय है, जो उससे वो ऊपर वाला है, वो उसको आदेश कर सकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। तो ये होता है क्या, निषेधाज्ञा। फिर है अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछा जाता है कैसे, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं, तब न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकता है। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया है, वो उस पद पर मतलब कि पहुंच गया है लेकिन वो उस काबिल नहीं है ना, तो इसके लिए न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये गलत है। वो होता है अधिकार परीक्षा। उसके बाद है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट क्या है, निचली अदालत सरकारी अधिकारी, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय विचाराधीन मामलों को उससे लेकर ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। जैसे कोई भी निचली अदालत हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उससे उसके काम को लेकर के सक्षम अधिकारी को, जो उनसे ऊंचे लेवल का होता है या जो करने में सक्षम होता है ना, सक्षम अधिकारी, उसको वो वर्ग ट्रांसफर कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास का नहीं है, ये करेंगे। तो ये सब क्या होता है, उत्प्रेषण रिट होता है। तो ये मैंने बताया। उसके बाद मैंने ये लिख रखा है, ये कोई आधार नंबर नहीं है, ये सब आर्टिकल हैं, है ना, अनुच्छेद हैं 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35। तो इस प्रकार से आपको ये सारे अधिकार याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और जितना मैंने कोशिश किया सारा फैक्ट कम समय में आप लोगों के सामने पेश किया। कैसा लगा जब मतलब कि जरूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।